बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने स्टडी करना है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स या एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या मतलब? एक ही एलिमेंट के कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट देयर मैस नंबर्स आर डिफरेंट। उनके मैस नंबर डिफरेंट होते हैं, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। बेटा, कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो स्टेबल होते हैं। क्या मतलब? उनके न्यूक्लियाई टूटते नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे आइसोटोप्स भी होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, उनके न्यूक्लियाई टूटते रहते हैं। इस तरह के आइसोटोप्स को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव या रेडियो आइसोटोप्स। बेटा, जब रेडियो आइसोटोप के न्यूक्लियाई टूटते हैं ना, तो उस दौरान खास किस्म की रेज निकलती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव रेज, शुआएं। रेडियो एक्टिव रेज तीन किस्म की होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो असल में वो जो रेज है ना, अल्फा, बीटा और गामा, वो बड़े काम की है। तो उन्हीं अल्फा, बीटा और गामा रेज की बेस पर ना रेडियो आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो एप्लीकेशन है, इनमें ज्यादातर रेडियो आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, यानी वो आइसोटोप्स जिनके न्यूक्लियाई टूटते हैं और उस दौरान रेडियो एक्टिव रेज यानी अल्फा, बीटा और गामा रेज खारिज होती हैं, उन आइसोटोप्स के यहां पर क्या लिखे गए हैं? इस्तेमालात, यूजेस लिखे गए। बेटा, ज्यादातर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल है ना, जो यहां पर आपकी बुक में लिखा गया है, वो मेडिकल की फील्ड में है। मेडिकल की फील्ड में। अब बच्चों, ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं मेडिकल की फील्ड में दो तरीकों से इस्तेमाल होते हैं। एक तो इलाज करने के लिए, बीमारी का इलाज करने के लिए, और दूसरा बीमारी को डायग्नोज, पता करने के लिए कि ये बीमारी है या नहीं है। डायग्नोसिस के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए, दोनों मकसद के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। बेटा, इनकी रेज भी इस्तेमाल की जाती हैं और इनकी टैबलेट्स या इनके सोल्यूशन भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यहां पर मैं इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे ये टॉपिक हम लोग क्लास में तो ये कहते हैं कि बेटा इसको समझने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस इसको याद कर लें। लेकिन बेटा, अगर आप समझे ना, तो इस चीज को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं हर पॉइंट को आपके सामने समझा भी दूं और इसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो भी थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं एक थोड़े से टाइम के अंदर। तो चलें जनाब, चलते हैं। सबसे पहला जो यूज लिखा हुआ है रेडियो एक्टिव आयोडीन। एक आयोडीन है, आयोडीन का एक आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव है। और वो कौन सा आयोडीन है? आयोडीन 131, उसका मैस नंबर 131 है। इज यूज्ड एज ट्रेसर फॉर डायग्नोजिंग थायराइड प्रॉब्लम्स। थायराइड ग्लैंड होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, यहां पर थायराइड ग्लैंड होता है। बटरफ्लाई की तरह की शेप होती है उसकी, यानी ये विंड पाइप है ना, सांस वाली नाली है, ये सांस वाली नाली है। तो उसके गिर्द यहां पर ये थायराइड ग्लैंड लगा होता है। इस तरीके से थायराइड ग्लैंड लगा होता है। इस ग्लैंड्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ये बाजू का स्वेल कर जाता है, सूज जाता है। और फिर उसके लिए डर ये पैदा हो जाता है कहीं इसके अंदर कहीं कैंसर तो नहीं है, ट्यूमर तो नहीं बनना शुरू हो गई, गिल्टियां तो नहीं बनना शुरू हो गई। तो वो चीज चेक करने के लिए ना आयोडीन 131 इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या किया जाता है? आयोडीन 131 इंसान को खिलाया जाता है, साल्ट के अंदर खिलाया जाता है। वो फिर ब्लड में चला जाता है। ब्लड का आपको पता है कि बॉडी के तमाम आर्गन में से गुजरता है। तो जब वो थायराइड ग्लैंड में से गुजरेगा ना, तो थायराइड ग्लैंड आयोडीन को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। अगर थायराइड ग्लैंड बिल्कुल ठीक होगा तो हर जगह पर आयोडीन एक जैसी क्या होगी, इसके अंदर जो है ना वो ऑब्जर्व होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयोडीन क्या होगी? हर जगह पर सेम होगी, बराबर होगी। और इससे जब रेज निकलेंगी तो वो भी क्या होंगी? इक्वल आएंगी। अब आगे रेज को ना, जैसे एक्सरे होता है ना, इस तरीके से एक खास किस्म का एक्सरे होता है जिसको कहते हैं फ्लोरोस्कोपी। तो इसके सामने उस खास किस्म के एक्सरे वाली फिल्म रखी जाती है। एक्सरे वाली फिल्म देखी है ना, वो एक्सरे देखा होगा आप लोगों ने, वो जो प्लास्टिक सा होता है, तो वो एक्सरे फिल्म होती है, एक्सरे शीट कहलाती है। तो फ्लोरोस्कोपी के लिए खास किस्म की एक्सरे की शीट इस्तेमाल की जाती है। उस एक्सरे शीट की, एक्सरे फिल्म की खूबी ये होती है कि उस पर जहां भी रेडियो एक्टिव रेज पड़ती है वहां पर निशानात पड़ जाते हैं। तो क्या होगा कि अगर ये आप लोगों के पास एक्सरे शीट है और इसके ऊपर इस तरीके से निशान पड़े हैं, बिल्कुल सेम तरीके से निशान पड़े हैं, एक जितनी डिस्ट्रीब्यूशन वाले निशान पड़े हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह पर इक्वली आयोडीन डिस्ट्रीब्यूट हुई है। लेकिन बेटा, अगर इस तरह के निशान पड़ जाते हैं कि ये जरा देखें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो हुई है, लेकिन यहां पर ये निशानात किसी जगह पर बहुत ज्यादा पड़ गए, यहां पर बहुत ज्यादा पड़ गए निशाना,
तो इसका मतलब समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि थायराइड ग्लैंड के अंदर यहाँ पर कहीं कैंसर थी, और कैंसर वाले सेल जो हैं या जख्म वाले जो सेल होते हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को अपने अंदर ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर वो ज्यादा ऑब्जर्व हो गया था, तो यहाँ से रेज भी ज्यादा आई, और आगे उनकी जो तस्वीर बनी, जो उनका इमेज बना, वो भी क्या बन गया, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड बन गया। तो यहाँ से पता चल जाता है अगर इस तरीके से इमेज बनेगा तो इसका मतलब यह है कि कोई मसला नहीं है, कैंसर वगैरह नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से इमेज बनता है या किसी और जगह पर बहुत ज्यादा जो है ना वो इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, इनकी तादाद ज्यादा हो जाती है, तो इसका मतलब ये था कि वहां पर क्या था, एक प्रॉब्लम था। अच्छा आगे देखिए क्या रहा है, Na24 इज यूज टू ट्रेस द ब्लड फ्लो एंड डिटेक्ट द पॉसिबल कंस्ट्रिक्शंस और ऑब्स्ट्रक्शन इन सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको पता है ब्लड किसके अंदर, ब्लड वेसल के अंदर, आर्टरीज और वेन्स के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। जैसे ये हमारे पास एक सपोज करने के ब्लड वेसल है, आर्टरी है या वेन है, ये इसके अंदर अब ब्लड क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, स्मूथली मूव कर रहा है ब्लड इसके अंदर, ठीक है, ब्लड इसके अंदर मूव कर रहा है। बच्चों बात औकात ऐसा होता है कि ये नाली सुकड़ जाती है, किसी वजह से सुकड़ जाएगी तो क्या होगा कि इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। या बाज औकात इसके अंदर कुछ मटेरियल की क्लाटिंग हो जाती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह है तो उसकी ये क्लाटिंग हो गई, यहां पर ये क्लाट हो गया कोलेस्ट्रॉल, तब भी ब्लड का जो पाथ है वो तंग हो जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी जगह पर जो है ना वो ब्लड को गुजरने में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि रुकावट, ब्लड के गुजरने में रुकावट। और दूसरी चीज कौन सी थी, कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है, सुकड़ जाना। बच्चों ये चेक करने के लिए ना, बाहर तो नजर नहीं आ रहा होता ना, ये चेक करने के लिए क्या किया जाता है, Na24 सोडियम का आइसोटोप। नॉर्मल जो सोडियम होता है उसका मास कितना होता है 23, वो रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन सोडियम 24 रेडियो एक्टिव है। तो बेटा ऐसा साल्ट, सोडियम किसके अंदर होती है, साल्ट के अंदर होती है, नमक के अंदर होती है। ऐसा साल्ट जिसके अंदर सोडियम 24 होती है, उसका सोल्यूशन इंसान के ब्लड में इंजेक्ट कर दिया जाता है। उस साल्ट को जिसके अंदर Na24 होती है, सोडियम 24 होती है, उसको पानी में डिजोल्व किया जाता है, सोल्यूशन बन जाता है, बल्कि बना बनाया इंजेक्शन की शक्ल में मिल जाता है। उसको फिर इंजेक्ट किया जाता है बेटा, इंजेक्शन के जरिए इंसान के ब्लड के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। सोडियम आयन ब्लड के साथ साथ मूव कर रहे होते हैं, और ये रेडियो एक्टिव है, इनसे रेज निकल रही हैं, उन रेज को आप लोग डिटेक्ट भी कर सकते हैं। अब हर जगह से रेज क्या आएंगी, बराबर आएंगी, लेकिन जहां पर रुकावट होगी ना, ब्लड में रुकावट होगी, ब्लड आगे नहीं जा सकेगा, तो यहां पर ब्लड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, यहां पर ब्लड ज्यादा हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन, प्रेशर बढ़ जाएगा ब्लड का, और यहां पर ब्लड ज्यादा हो जाएगा। जब ब्लड ज्यादा होगा तो ब्लड के अंदर तो Na24 के एटम भी हैं, तो वो भी ज्यादा हो जाएंगे। वो जब ज्यादा होंगे तो उनसे रेज जो निकल रही हैं वो भी क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। तो इनको डिटेक्ट कर लिया जाएगा, आगे डिटेक्टर होगा, या तो वो स्क्रीन की शक्ल में बताएगा, या वो कोई अलार्म देगा, या फिर क्या होगा, फिल्म के ऊपर इमेज बन जाएगा कि यहाँ पर रेस क्या हो रही थी, ज्यादा आ रही थी, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई ऐसी वेसल है जो रुकावट पैदा कर रही है ब्लड के लिए। ये भी डायग्नोसिस का पर्पज हो गया। पहले वाला भी कौन सा था, डायग्नोसिस का पर्पज था। आगे क्या है, डायग्नोसिस क्या मतलब है, बीमारी को पहचानना, बीमारी की तशखीस करना। आयोडीन 123 इज यूज टू इमेज द ब्रेन। MRI करवाया कभी, अल्लाह न करे कभी ऐसा मौका है, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ब्रेन की इमेजिंग करते हैं ब्लड के प्रॉब्लम फाइंड करने के लिए। तो उसमें आयोडीन 123 की रेज इस्तेमाल की जाती हैं, वो बॉडी के अंदर नहीं दाखिल किया जाता। ये वाले जो दो हैं ये डायरेक्ट बॉडी के अंदर दाखिल कर दिए जाते हैं, लेकिन ये बॉडी के अंदर दाखिल नहीं किया जाता। MRI मशीन के अंदर होता है, वहां से रेज निकलती हैं, वो ब्रेन में जाती हैं, और फिर ब्रेन का इमेज बनता है, तो ब्रेन के प्रॉब्लम्स का इससे पता चल जाता है। अच्छा अब आगे क्या है, कोबाल्ट 60 इज यूज टू इरेडिएट कैंसर सेल फॉर किलिंग ट्यूमर्स। अब बेटा ये जो है ना, यहां पर जो इसका यूज हो रहा है ना, वो डायग्नोसिस के लिए नहीं, ऐसा ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कोबाल्ट एक एलिमेंट है, उसका एक आइसोटोप है कोबाल्ट 60, रेडियो एक्टिव है, रेज खारिज करता है। अब वो रेज जो होती है ना, कैंसर के सेल को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिससे अगर ट्यूमर वगैरह हो ना, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया या किसी बॉडी के और ऐसे में, ट्यूमर का क्या मतलब होता है, ये कैंसर की एक टाइप होती है जिसमें एक बड़ा सा दाना सा रसोली सी बन जाती है। इरेडिएट कैंसर क्या मतलब है, कैंसर को रेडिएशन दी जाती है, और जब रेडिएशन दी जाती है तो कैंसर के सेल डैमेज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं।
उससे ट्यूमर क्या हो जाती है, किलिंग, ट्यूमर खत्म हो जाती है या श्रिंक कर जाती है, छोटी हो जाती है, उसका साइज कम हो जाता है। बेटा हॉस्पिटल्स के अंदर न्यूक्लियर डिपार्टमेंट होते हैं, रेडियो डिपार्ट होते हैं, और पाकिस्तान के अंदर तो माशाल्लाह 16-17 हॉस्पिटल्स बन गई हैं जो कैंसर का इलाज करती हैं रेडियो एक्टिविटी के जरिए। आगे कौन सी चीज है बेटा, कार्बन 14 इज यूज टू ट्रेस द पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। अब ये इसका मेडिकल यूज नहीं है बेटा, हम लोगों ने पढ़ा है ना कि प्लांट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब्जॉर्ब करते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिएक्ट करके ग्लूकोज बना देते हैं। हम तो एक ही रिएक्शन लिखते हैं, लेकिन बेटा ये एक रिएक्शन नहीं होता, इसमें बहुत सारे बीच में रिएक्शन आ रहे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होती, पूरे एक साइकिल होता है जिसे हम लोग कहते हैं केल्विन साइकिल, बहुत सारे कंपाउंड बन रहे होते हैं। तो बेटा उन सब का पूरा तरीकाकार कि कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हुई, फिर वो आगे किस में कन्वर्ट हुआ, फिर वो आगे किस में कन्वर्ट हुआ, करते करते ग्लूकोज तक कैसे पहुंचे, ये चेक करते हैं कैसे, कार्बन 14 के जरिए। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है, इससे रेज निकलती है। ये वैसे प्लांट में नहीं चेक की जाती, ग्रीन अलजी होती है, अलजी या अलगा प्लांट ही होते हैं वो लैब में ये काम किया जाता है। उनको जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड की जाती है उसमें कार्बन 12 वाला कार्बन नहीं होता, नॉर्मल कार्बन नहीं होता, कार्बन 14 होता है। अब वो उनके सेल के अंदर दाखिल हो गया, अब वहां पर आगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वो फिर उसको चेक करते हैं, उसके अंदर से कंपाउंड निकालते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन 14 दाखिल हुई है। तो पता चल जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब्जॉर्ब हुई थी कि ये इस कंपाउंड के अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, क्योंकि रेज निकल रही होंगी ना, उन रेज से पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड के अंदर वो कार्बन 14 है या नहीं है। तो पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से पहले ये वाला कंपाउंड बना, फिर ये वाला बना, फिर ये वाला बना, फिर ये वाला बना, फिर ये वाला बना। अच्छा, आप जरा देखें आगे क्या कह रहा है, रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड टू फाइंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बेटा स्ट्रक्चर जो है ना फाइंड करने के लिए कि एटम कहाँ कहाँ अरेंज है किसी भी चीज के अंदर, तो फाइंड करने के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल की जाती है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज की जाते हैं। जैसे ये थायोसल्फेट है, H2O3-2 आयन है, थायोसल्फेट आयन, इसका स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए सल्फर 35 इस्तेमाल की जाती है, सल्फर 35 इस्तेमाल की जाती है। तो इसके स्ट्रक्चर में जहां जहां सल्फर होगी वहां से रेज आएंगी और उनका इमेज हासिल कर लिया जाएगा, तो पता चल जाएगा कि सल्फर जहां जहां पर है और ऑक्सीजन इन जगहों पर है, तो उससे स्ट्रक्चर बन जाएगा, सामने आ जाएगा। आपकी बुक में ना इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखा हुआ है। आगे क्या कर रहा है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म, तरीकाकार का, ये रिएक्शन कैसे हो रहा है उसको चेक करने के लिए ना रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। बेटा ये एक रिएक्शन है, अब जरा समझिएगा प्लीज इसको, CH3COOH प्लस C2H5OH, ये रिएक्शन है। अब इससे बनती कौन सी चीज है, इससे एक तो ये चीज बनती है CH3COOC2H5 प्लस H2O बनता है। अब इस रिएक्शन में हुआ क्या है, रिएक्शन में हुआ ये है कि एक चीज से, ये जो दो चीजें ना, ये वाली जो चीज है, एक से H और एक से OH ये कंबाइन हुई है और H2O बन गया, H प्लस OH के किस में कन्वर्ट हो गया है, H2O में कन्वर्ट हो गया, पानी में। बाकी चीजों ने मिलकर, यानी ये जो बाकी चीजें थी इन्होंने मिलकर ये चीज बना दी है। अब साइंटिस्ट जो है ना वो, उनको परेशानी क्या थी, समझ नहीं आ रही थी कि इनमें से कौन सी चीज है जो OH दे रहा है और कौन सी चीज है जो H दे रहा है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये OH देता है और ये H देता है, कुछ कहते हैं ये OH देता है और ये H देता है। तो फिर साइंटिस्ट ने पता है क्या काम किया, साइंटिस्ट ने काम ये किया कि किसी एक के अंदर ना, इनमें से किसी एक के अंदर ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव दाखिल कर दी, रेडियो एक्टिव। जैसे इसके अंदर सपोज करें कि ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन है, ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन है, रेज खारिज करती है। अब जब जनाब ये रिएक्शन करवाया गया, ये कंपाउंड बना, ये वाला जब कंपाउंड बना, वाटर को अलग कर दिया गया, इस कंपाउंड को जब देखा तो इससे रेज निकल रही हैं, कंपाउंड से रेज निकल रही हैं, कंपाउंड से रेज निकल रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस कंपाउंड के अंदर आ गया, इस कंपाउंड के अंदर, वाटर के अंदर नहीं गया। तो यहां से ये पता चल गया कि ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ये पूरी की पूरी चीज, ये O नहीं देता, ये H देता है। तो फिर OH कहां से आ जाता है, यहां से इस चीज से आ जाता है। तो इससे मैकेनिज्म पता चल गया। ये मैंने एक एग्जांपल दिया जस्ट आपको समझाने के लिए। आगे कौन सा है बेटा,
रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू डेट रॉक सॉइल आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड मम्मीज। डेट का क्या मतलब है यहाँ पर? डेट का मतलब यह है कि इनकी उम्र फाइंड करना कि ये चीज कितनी पुरानी है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं ना, उनको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ चट्टानों की लाइफ की, ये चट्टान कितनी पुरानी है या ये मिट्टी कितनी पुरानी है। ये आर्कियोलॉजी क्या कहते हैं? आसार कदीमा नहीं होते, जैसे मोहनजोदड़ो है सिंध के अंदर, या हड़प्पा है ये पाकिस्तान के अंदर। पुराने जो जमीन की जो डगिंग होती है ना, खुदाई होती है, तो बीच में ऐसा लगता है कोई पूरी की पूरी आबादी किसी दौर में खत्म हो गई थी। शहर दरख्त, शहर के शहर वहां से निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी वहां पर जो है ना वो मकान बने होते हैं, ये चीजें बर्तन होते हैं। तो कैसे पता चलता है कि ये आबादी कितनी पुरानी थी, ये जगह कितनी पुरानी थी? तो वहाँ की जो रॉक्स होती हैं, साइल मिट्टी होती है, या बाकी जो चीज़ होती हैं, उनकी एज मालूम की जाती है कि ये कितनी पुरानी है। एंड मम्मीज, मम्मीज क्या मतलब है? जो जानदार मर जाते हैं, जैसे पढ़ा नहीं है फ़िरौन की मम्मी पड़ी हुई है, फ़िरौन की बॉडी, डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसको मम्मी कहते हैं। और इसके लिए पूरा अलग से एक टॉपिक बनाया गया है जिसे कहते हैं कार्बन डेटिंग। तो उसमें इंशाल्लाह ये चीज़ हम लोग अगली क्लास में स्टडी करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। बेटा आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।